हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, पेपर 3 ऑनर्स का जो पार्ट 2 का है। इसमें एथिक्स पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न एथिक्स यानी पाश्चात्य नीति शास्त्र। प्रश्न उत्तर के रूप में हम लोग समझ रहे हैं इसको। तो अभी हम लोगों के सामने है क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है पॉलिटिकल लॉ, पॉलिटिकल साइंस का जो लॉ है, एज द स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल जजमेंट के स्टैंडर्ड के रूप में पॉलिटिकल लॉ यानी कानून जो बनते हैं वो कैसे काम करते हैं। नैतिक मापदंड के रूप में राजनैतिक नियम की समीक्षात्मक विवेचना करें। ये विवेचना करना है समीक्षा के साथ में, यानी इसका वर्णन भी करना है और इसकी आलोचना भी करनी है। तो हम लोग जो है इस वीडियो पर बात करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे और अंत में इसका जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर उसको पीडीएफ के रूप में इसके साथ अटैच कर देंगे, यानी लास्ट में इमेज के रूप में इसको अटैच करेंगे पीडीएफ का। आप उसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है सामाजिक नियम के बारे में, अभी पढ़ेंगे हम लोग राजनीतिक नियम के बारे में। तो किसी भी कार्य पर नैतिक निर्णय देने हेतु एक मापदंड की आवश्यकता होती है। पहले भी हम लोगों ने बताया, समझा कि कोई भी निर्णय करते हैं नीतिगत निर्णय, तो एक स्टैंडर्ड, एक मानक की आवश्यकता होती है और उसके आधार पर ही हम किसी कार्य का मूल्यांकन करते हैं। उसका कंपैरेटिव हम उसका जो मूल्यांकन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि कोई कार्य सही है या गलत है, जिससे तुलना कर हम किसी भी कार्य को उचित या अनुचित ठहरा सकते हैं। इस संदर्भ में पहले नीतिकारों का मिलान कर हम अपने कर्म को नैतिक कसौटी पर कसते हैं। नीतिकार यानी जिसने नीति बनाया, जो नियम है यानी जिस समाज के या जो भी राजनीतिक नियम है, कोई भी नियम हो, अगर नियम है तो उस नियम के आधार पर हम की गई घटना, की गए कर्म का हम मिलान करते हैं कि उसके साथ ये मैचिंग हो रहा है कि नहीं। उस नियम के आधार पर अगर ये कर्म किया गया है तो उचित, उस नियम के आधार पर कर्म नहीं किया गया है तो अनुचित। यही कहा गया, नीतिकारों यानी नीतिज्ञों ने जो कानून बनाए उससे हम इसका मिलान करते हैं कोई भी काम का, और फिर उसको उसके कसौटी पर कसते हैं, उससे कितना मैचिंग कर रहा है, कितना डेविएशन हुआ है, और तब हम निर्णय देते हैं। इन्हें बाह्य नियम कहते हैं। इस तरह जो है बाहरी नियम से जब हम तुलना करते हैं तो ऐसे नियम को बाह्य नियम कहते हैं। उसी में सामाजिक नियम, ईश्वरीय नियम, राजनीतिक नियम, ये सब आते हैं। राजनीतिक नियम की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ये अनेक प्रकार के हैं, जिनमें से राजनीतिक नियम यानी पॉलिटिकल लॉ भी एक है। इसके अनुसार अब ये पॉलिटिकल लॉ क्या कहता है कि हमारा कार्य जो है, हम जो काम करते हैं, अगर राज्य के नियमों के अनुकूल है तो हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का जो नियम है यानी संविधान जो कहता है, उस राज्य का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो कानून कहता है, उसके अनुकूल अगर हम कार्य करते हैं तो कार्य उचित है, पर अगर प्रतिकूल है तो अनुचित है। अब है कि अनुकूल और प्रतिकूल कैसे होगा, ये हम उस राज्य के नियम के आधार पर समझते हैं। हॉब्स, बेन आदि विचारक राज्य के नियमों को ही नैतिक मापदंड मानते हैं। अलग अलग विचारक अलग अलग नियम मानते हैं। यहाँ पर ये जो हॉब्स और बेन हैं, ये राजनीतिक नियम को ही नीतिगत नियम मानते हैं कि यही नैतिक मापदंड है। समाज के नियम तो घटते बढ़ते इधर उधर रहते हैं। हर समाज का टुकड़ा, एक ही राज्य में कई समाज के लोग रहते हैं, तो यूनिवर्सली जो है एक राज्य के शासन जो वहाँ पर चलता है, जो कानून है, उनके द्वारा ही ये किया जाता है। राज्य द्वारा स्वीकृत नियम ही नैतिकता की कसौटी है। राज्य जो संविधान बनाता है, जो कानून बनाता है संसद में, उसी को मान सकते हैं कि नैतिकता की कसौटी है। नैतिकता पर आधारित ही कानून बनाए जाते हैं, मानवीय ही बनाए जाते हैं, अमानवीय कानून नहीं बनाए जाते हैं। और जो अमानवीय बनाए जाते हैं, आप देखेंगे भारत में ही, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि ऐसे कानून जो उचित नहीं हो उसको वॉइड करार दिया जाए, मतलब अवैध करार दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट अगर वॉइड कह दिया उस कानून को,
तो वो कानून फिर लागू नहीं होगा, उस कानून को पालन करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यदि व्यक्ति के कार्य इन नियमों के अनुकूल है तो उचित है, और यदि प्रतिकूल है तो अनुचित है। ऐसा कानून के अनुसार कहा गया, पॉलिटिकल लॉ के अनुसार। हॉब्स इसी को कहते हैं कि सभी प्रकार के उचित और अनुचित के विषय में नागरिक कानून ही अपील करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिक कानून ही है, यानी नैतिकता की कसौटी वो नागरिक कानून है जो सरकार बनाती है। यही सुप्रीम कोर्ट है। द सिविल लॉ एलोन, केवल सिविल लॉ इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील। अपील करते हैं हायर कोर्ट में, तो यही समाज का कानून का नियम है, समझिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील है इन ऑल केसेस ऑफ, सभी केस में सुप्रीम कोर्ट है ये, क्या राइट या रॉन्ग होने का। इस प्रकार बेन महोदय का भी विचार है कि नैतिकता प्रत्येक विषय में नागरिक सरकार अथवा देश के नियम में एक रूप है। नैतिकता जो है वो सरकार जो नागरिक का चल रहा है, उनका जो नियम है उसी को नागरिकता को ही नैतिकता कहा जा सकता है, वो एक रूपता है। यानी मॉरलिटी इज इन एवरी रेस्पेक्ट एनालोगस टू सिविल गवर्नमेंट और द लॉ ऑफ लैंड। उस लैंड का जो लॉ होगा या फिर गवर्नमेंट का जो नागरिक कानून का जो लॉ होगा, उसी के हिसाब से मॉरलिटी डिफाइन होगा। राज्य को यहाँ सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ सत्ता माना गया है। चूँकि राज्य कानून बना रहा है तो कानून को हम सुप्रीम मान रहे हैं, सबको मानने के लिए बाध्य करेंगे उस कानून के आधार पर, तो कानून बनाने वाले भी उच्च कोटि के लोग होंगे, वो सुप्रीम पावर उसको माने जाएंगे। यानी राज्य को यहाँ पर सर्वोच्च माना गया है, सर्वश्रेष्ठ सत्ता माना गया है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नियम बना सकता है। यह किसी अन्य सत्ता पर आश्रित न होने के कारण निरपेक्ष कहा गया है कि राज्य किसी अन्य राज्य के अगर वो परतंत्र नहीं है तभी राज्य कहेंगे। यानी अभी के समय में जो देश है वो पॉलिटिकल साइंस में राज्य का परिभाषा है, स्वतंत्रता उनको है, तो अब वो निरपेक्ष सत्ता हो गई क्योंकि वो स्वतंत्र है, उन्हीं को एब्सोल्यूट कहा गया। राज्य की ओर से आचरण संबंधी नियम पारित किए जाते हैं। तो राज्य जो कानून बनाते हैं, आप देखेंगे कि कई क्षेत्र में कानून बनाते हैं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र को छू रहा है कानून, कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है कानून बनाने से। जो बचा खुचा अगर रहा होगा तो ढूंढा जा रहा है, हर एक तथ्य के लिए, हर एक घटना के लिए, हर एक कार्य के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। राज्य इन नियमों का पालन, अब जो नियम बन गया उसका पालन तो कराना होगा, तो पालन अगर कराया जाता है तो कैसे, तो वही जो सामाजिक नियम में था कि आपको पुरस्कार लाभ का प्रलोभन दिया जाएगा, पुरस्कार मिलेगा, अच्छे काम करेंगे तो दंड मिलेगा, अगर गलत काम करेंगे तो नियमों के विरुद्ध चलेंगे तो यही काम ये भी करता है। तो राज्य इन नियमों का पालन पुरस्कार के प्रलोभन एवं दंड के भय से करवा पाता है। यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होता है। पुलिस प्रशासन यही दंड का भय दिलाता है, न्यायालय जो है वही दंड को पारित कराने के लिए होते हैं। ये गलत यानी नियमों के विरुद्ध चलने को रोकने के लिए है। इन नियमों के पालनकर्ता को पुरस्कार दिया जाता है। ऐसी व्यवहारिक बात नहीं है, पुरस्कार नहीं मिलता है, हम सम्मान के भागीदार होते हैं, यही सम्मान ही पुरस्कार है, ऐसा कह सकते हैं। और उनके उल्लंघन करने वाले को विविध सजाएं दी जाती है। चूँकि उल्लंघन करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब ज़्यादातर उग्र घटनाएं होती है, इसलिए प्रशासन को इसी पर ध्यान देना पड़ता है कि सजा देना। कई हजारों लाखों केस चल रहा है, पुलिस प्रशासन हर जगह फैला हुआ है, क्यों कि कंट्रोल करना जरूरी है इसको, नियम को पालन करवाने के लिए। नियम पालन करवाना कितना टफ काम है, तो पालन करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए नहीं कहा ज़्यादा लोग नहीं है सक्रिय कि ये काम करो, ये काम करो, ऐसे बहुत कम सक्रिय लोग हैं, ये काम मत करो, ये बात बोला जाता है। अतः इन विचारकों के अनुसार राज्य के नियम ही नैतिकता का मापदंड प्रस्तुत करते हैं। राज्य जो नियम बनाता है वही नैतिकता है, वही स्टैंडर्ड है, उसको पालन करके हम उचित और नहीं पालन करके हम अनुचित कर्म करने वाले हो जाएंगे। मानव आचरण यदि इन नियमों के अनुकूल है, हम जो आचरण करते हैं, हमारा जो व्यवहार है, अगर इसके अनुकूल है
तो उचित होगा और शुभ होगा, और नियम के प्रतिकूल अगर है तो वो अनुचित होगा और अशुभ हो जाता है। तो ये नियम था पॉलिटिकल लॉ। अब कहा गया है इसका, चूँकि हमको समीक्षात्मक विवेचना करनी है तो आलोचनाएं भी इसकी करनी है कि इस नियम में कहाँ पर कमी है। आलोचनाएं भी कई बिंदुओं में है, इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। राज्य के नियमों को नैतिक मापदंड मानने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। कुछ कठिनाइयाँ हैं जिसके बदौलत इसको हम नहीं मान सकते। क्या है? मानना तो है ही, लेकिन पूरी तरह से नहीं मान सकते हैं इसको। राज्य के नियम व्यक्ति पर ऊपर से लादे जाने के कारण, जिस तरह से सामाजिक नियम ऊपर से लादे हुए होने के कारण स्वतंत्र रूप से हम अपना काम नहीं कर सकते हैं, ऐच्छिक कर्म हमारा नहीं होता है, उसी तरह से राज्य के नियम भी तो ऊपर से लादे हुए हैं, तो नैतिक मापदंड नहीं बन सकते। यहाँ चाहिए की भावना की जगह दबाव का भाव उत्पन्न हो जाता है। नियम बनाया, ये करना चाहिए लिखा रहता है, लेकिन वो दबाव देता है, यही करो, यही करना है, तो ये स्वतंत्र रूप से हम काम नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हम काम कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं। राज्य के नियम, दूसरा पॉइंट है, मनमाने तौर पर बनाए जाते हैं। राज्य के नियम जो है, जो राज्य सरकार में जो लोग होंगे वो भी व्यक्ति होंगे, जिस तरह समाज में होते हैं उसमें भी व्यक्ति होते हैं, तो वो अपने मुताबिक मनमाने ढंग से नियम बनाते हैं। नैतिक नियम बुद्धि सम्मत होने चाहिए, लेकिन राज्य के मनमाने नियम नैतिक नियम नहीं हो सकते। हमेशा मनमाना नहीं रहता है, कभी कभी मनमाना हो जाता है और वो बुद्धि के अनुकूल नहीं होता है, वहाँ पर पक्षपात कभी कभी दिखता है। तो इस कारण से इनके आधार पर नैतिक निर्णय करना बड़ी भारी भूल हो जाती है। कभी कभी कानून को देखते हैं कि कानून के उपयोग कराने में गलतियाँ निकल जाती है, तो फिर कानून में हम सुधार करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। राज्य के अगला नियम है इसका आलोचना कि राज्य के नियम देश और काल के अनुसार परिवर्तनशील है। जिस तरह से समाज परिवर्तनशील होता है, राज्य भी परिवर्तनशील होता है, क्योंकि राज्य का सरकार जो होता है वो बदलते रहता है। तो ये परिवर्तनशील होते हैं नियम देश काल के अनुसार, समय समय के साथ, इसलिए इन्हें अस्थायी मापदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये अस्थायी नहीं है, राज्य का सीमा भी बढ़ता है, समय भी बदलता है। विलियम लिली ने कहा है इसके बारे में, यह तथ्य कि राजकीय संहिताएं देश देश में तथा एक ही देश में समय समय भिन्न भिन्न है। अलग अलग समय पर एक ही देश में कानून जो है अलग अलग हो जाता है, या अन्य जगहों में यानी अलग अलग देश में अलग अलग कानून है, एक ही देश में अलग अलग समय में अलग अलग कानून है, यानी ये बदलते रहता है, उन्हें नैतिक नियमों से अलग करती है। इसी कारण से ये नैतिक नियम नहीं हो सकते। तो साधारणतः निरपेक्ष तथा अपरिवर्तनीय समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको निरपेक्ष कहते हैं कि पक्षपात नहीं कर रहा है, मान लेते हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं। राज्य के नियम, अगला पॉइंट है, स्वयं साध्य न होकर। राज्य के नियम स्वयं साध्य नहीं है, पॉस्टुलेट्स नहीं है, ये अपने आप सिद्ध होने वाले स्वयं सिद्ध नहीं है, प्रॉक्सिम नहीं है, ये न होकर लोक कल्याण का साधन है। राज्य के नियम क्यों बनाए जाते हैं? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके, लोक कल्याण की भावना के लिए काम किए जाते हैं। सरकार लोक कल्याण की भावना के साथ काम करती है। जब इन नियमों से लोक कल्याण नहीं होता हो, जैसे कि लोक कल्याणकारी सरकार भारत का है, हम लोग लोक कल्याणकारी सरकार चाहते हैं, सरकार जो हो वो हर व्यक्ति का ध्यान रखता हो, जैसे रखते भी हैं, और उसके लिए कई योजनाएं भी हैं कि जो गरीब किसान हैं, निर्धन परिवार के लोग हैं, उनको घर में खाने भर अनाज नहीं होता है तो सरकार राशन उसको व्यवस्था कराती है, उसके लिए कानून बनाया है, उसको तेल दिया जाता है, उसको जो भी चाहिए उसको देने का प्रयास किया जाता है, उसको पेमेंट किया जाता है कुछ, लेकिन बीच में कुछ बिचौलिए के कारण उनको उस वहाँ तक सही चीज़ नहीं पहुँच पाता है। तो ये क्या हो गया कि लोक कल्याण अगर उस नियम से नहीं हो पा रहा है तो वो नैतिक कैसे कहा जाएगा? इसका मतलब कानून में कुछ तो कुछ कमी है, तब इनका विरोध आवश्यक हो जाता है। और जब तक वो लोक कल्याण कर रहा है तो वो कानून ठीक है, लोक कल्याण नहीं कर पा रहा है तो उसका विरोध भी आवश्यक है। इसलिए
इन्हें नैतिक मापदंड नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस कानून का समर्थन और विरोध होता रहे, यानी बदलता रहे विचार जिस कानून के लिए, वो कानून नैतिक कानून नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है, राज्य के नियमों का पालन बल प्रयोग एवं भय प्रदर्शन के आधार पर होता है। पुलिस या बल के द्वारा नियमों का पालन कराया जाता है। जैसे कि बिहार में अभी हम हैं और यहाँ पर शराबबंदी चल रही है, कानून है शराबबंदी, मतलब बिहार में आपको शराब बनाना और पीना दोनों मना है, फिर भी लोग कानून तोड़ रहे हैं, लोग चोरी छिपे पी रहे हैं, कोई अदर स्टेट में जाकर के, पड़ोसी राज्य में जाकर के पी के फिर आ जा रहे हैं, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कई तरह की बात है। तो डर से कानून बनाया जाना, ये नैतिक नियम नहीं हो सकते हैं। इन नियमों का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये जबरदस्ती थोपा गया नियम है। इसी तरह के, ये तो एक बात हम बोले, इस तरह का और भी कई नियम, जो भी नियम राज्य सरकार बनाती है, चाहे वो शिक्षा के लिए ही बनाए कि 14 साल के तक सभी को शिक्षित करना है, लोक कल्याण की बात है, सबको शिक्षित करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति चाह रहा है कि हमको नहीं पढ़ना है, हमको खेलना है, तो ये उसके इच्छा के विरुद्ध बात हो गई ना। तो ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। राज्य के कर्मचारी व्यक्ति को इन नियमों के पालन के लिए बाध्य करते हैं। अब व्यक्ति ये नियम पालन करे ही, इसके लिए राज्य के कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए कि आप नियम पालन करवाओ, कौन नहीं मान रहा है उसको पकड़ो, सजा दो। इस स्थिति में यहाँ इच्छा स्वतंत्र का कोई स्थान या कोई महत्व नहीं रह जाता है। इच्छा स्वतंत्र यानी अपने इच्छा से हम काम कर रहे हैं, इसका कहीं स्थान नहीं है, अर्थात ये नैतिक कार्य, नैतिक निर्णय नहीं हो सकता। इच्छा स्वतंत्र के अभाव में नैतिकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आगे है नियम, इसका जो आलोचना कि राज्य के नियम संपूर्ण जीवन से संबंध नहीं रखते, आपके जीवन से कोई मतलब नहीं, पूरे समाज को लेकर के चलने का काम करता है, इसलिए एक व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक का हिसाब नहीं करता। ये जीवन की जटिलताओं के सम्मुख राजकीय नियमों का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाता है। जटिलता जो जीवन में आती है, किसी को कुछ दुख तकलीफ सुख सब तरह के जो परेशानियां भी आती है, कुछ कठिनाइयां जो आती है, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल अलग अलग परेशानी है, तो राज्य का नियम वहाँ पर काम नहीं आता है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है, वहाँ तक बना भी नहीं सकता है कानून। नैतिक निर्णय में व्यक्ति की इच्छा, उसके संकल्प, उसके अभिप्राय आदि पर विचार करना पड़ता है। नैतिक निर्णय में व्यक्ति का क्या इच्छा है, व्यक्ति का क्या संकल्प है, व्यक्ति का क्या अभिप्राय, क्या उद्देश्य है, इस पर बात करनी पड़ती है। लेकिन राज्य सरकार का नियम इतना बातों पर बात नहीं करती है, इसलिए वो नैतिक कार्य नहीं होंगे। किंतु राजकीय नियमों की पहुँच इनके तह तक, इन्हें पेंदे तक, इन्हें जमीन तक नहीं पहुँच पाती है, इसलिए गहराई तक नहीं पहुँचने के कारण राज्य के नियम नैतिक मापदंड बनने योग्य नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के नियम कभी कभी परस्पर विरोधी बन जाते हैं। आप देखेंगे कि एक नियम पहले से था, दूसरा नियम बन गया तो पहला नियम खत्म हो गया। अगर विरोधी है तो विरोधी होते हैं। तो राज्य के विभिन्न प्रकार के नियम रहते हैं, इनमें अक्सर विवाद छिड़ा रहता है, कुछ क्लाउज, कुछ अंश मैच नहीं करते हैं, कंट्राडिक्टरी होते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें नैतिक मापदंड नहीं माना जा सकता। तो नैतिक मापदंड तो निष्पक्ष होना चाहिए, कहीं उसमें कहीं सवाल नहीं उठने चाहिए, तो यहाँ सवाल उठने के कारण वो नैतिक निर्णय नहीं हो सकते हैं। प्राचीन काल में लोगों का विचार था कि व्यक्ति राज्य के लिए है, उसमें क्या था प्राचीन काल में कि राजा ईश्वर होते हैं और राज्य के लिए व्यक्ति है, राज्य को जरूरत पड़े तो व्यक्ति कुर्बान हो जाए, तो ये नियम था। यानी व्यक्ति राज्य के लिए होते हैं, राज्य ही प्रमुख है, व्यक्ति प्रमुख नहीं है, व्यक्ति राज्य के लिए है। लेकिन आधुनिक युग में क्या कंसेप्ट है, विद्वानों का क्या मत है कि राज्य ही व्यक्ति के लिए है, यानी व्यक्ति के लिए राज्य है। अब यहाँ पर प्रमुख हो गया व्यक्ति, यानी व्यक्ति के सुख का ध्यान रखना है, व्यक्ति के हर बात का हिसाब रखना है, इसके अनुकूल राज्य बनाना है। राज्य का कानून व्यक्ति के अनुसार होगा, जबकि पहले था कि कानून के अनुसार व्यक्ति चलना है। दोनों में फर्क है, व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के लिए व्यक्ति है, ये हुआ, और व्यक्ति के लिए राज्य है, ये अलग बात हुआ। राज्य के लिए व्यक्ति एक बात और व्यक्ति के लिए राज्य अलग बात हुआ।
इस प्रकार राजकीय नियमों में कभी कभी अंतर्विरोध हो जाता है। अगला पॉइंट है कि राजकीय नियम द्वारा कर्म की चेतना या सत्य की जांच संभव नहीं है, कि कोई कर्म किस मकसद से किया गया और कितना सत्य है ये जांच करना मुश्किल है। कोर्ट में हम देखते हैं एफिडेविट कर लेता है लोग, गीता पर हाथ रखकर झूठ बोल देता है। वहाँ पर पूरी तरह से निष्पक्ष बात नहीं कह सकते हैं, जांच नहीं सकते हैं। उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं। मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। ऐसे कसम खाने वाले बहुत होते हैं जो झूठ को भी सही बता देते हैं। विलियम लिली ने कहा है कि शुद्ध सत्व, जो सत्व प्योरिटी चीज़ है, जो ट्रूथ है हमारा, अंतःकरण के स्तर पर होता है, आंतरिक स्तर पर। नैतिकता के लिए वो महत्वपूर्ण है, यानी अंतःकरण हमारा शुद्ध हो, आचरण हमारा शुद्ध हो, ये आंतरिक जो है नैतिकता के लिए आवश्यक है। द राइट स्पिरिट, हमारा स्पिरिट, हमारी आत्मा, हमारा अंतःकरण वो सही हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉरलिटी एट द लेवल ऑफ कंसाइंस। अंतःकरण के स्तर पर होनी चाहिए, आंतरिक स्वच्छता होनी चाहिए। राज्य के नियम, अगला पॉइंट है लास्ट, राज्य के नियम तो स्वयं नैतिक निर्णय है। वो एक नैतिक निर्णय लिया गया है, नियम बनाना राज्य का। ये नैतिक दृष्टिकोण से उचित या अनुचित कहे जा सकते हैं। वो नियम ही खुद अनुचित या उचित होगा, उसके आधार पर पालन करना अनिवार्य नहीं है। यही कारण है कि अनुचित राजकीय नियमों के विरुद्ध बड़ी बड़ी क्रांतियाँ होती है। नियम जब बनाए जाते हैं वही उचित अनुचित है, वो खुद अथॉरिटी नहीं है, वो नियम खुद निर्णय के विषय हैं। इसी कारण से कभी कभी जो है सही नियम बनते हैं तो पालन करने वाले बहुत रहते हैं, और गलत नियम बनते हैं तो उसके विरोध करने के लिए बहुत लोग उसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाते हैं, आंदोलन भी होते हैं, बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई है। इस प्रकार राज्य के नियम जो होते हैं वो स्वयं नैतिक मूल्यांकन के विषय होने के कारण वो खुद विषय है। नैतिक मापदंड कैसे बन सकते हैं? वो मापदंड नहीं बन सकता है जिनको खुद नापा जा रहा है। वो नापने वाला स्टैंडर्ड कैसे बन सकता है, मापक कैसे बन सकता है? मापक बनने के लिए उससे अलग चीज़, अलग स्टैंडर्ड का ऊपर होना चाहिए। तो ये था हमारा पॉलिटिकल लॉ के बारे में, कि पॉलिटिकल लॉ वो मापदंड यानी स्टैंडर्ड जो है मॉरल जजमेंट का हो सकता है कि नहीं, इस पर समीक्षात्मक विवेचना हमने की। यहाँ पर जो आंसर दिया था इसका PDF हम इसके साथ अटैच कर देंगे। सो देख लेते हैं आगे हम। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को आप देखें और इसको आप समझने का प्रयास करें, लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। थैंक यू।